जिसको आज नहीं पूछे ना उसको कल पूछेंगे, ये नहीं कि अब बच गए। अब हर दिन पहले 15-20 मिनट पूछूंगा ही। पढ़ाने से कोई फायदा है ही नहीं जब आपको याद नहीं होगा, है ना। इसीलिए डेली थोड़ा देर पहले पूछेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। चलिए, इसलिए आप सब याद करते रहना, फिर अगले दिन दूसरे रो को, फिर तीसरे रो को ऐसे पूछूंगा। ये मत समझना चेहरा मैं भूल गया, मुझे पता है किस किस को पूछा हो। हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट टाइम पे? क्वेश्चन सिर्फ किए थे ना, क्वेश्चन ही किए थे ना। रेसिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे थे ना। चलिए, तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस एक लिख लिए थे पूरा। सुनिए, तो आप लोग फॉर्मूला लिख लिए थे, R इक्वल टू रो L बाई, देख लीजिए एक बार ध्यान से। रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? फॉर्मूला याद रखो, आंसर आप खुद बता दोगे। रो का मतलब मटेरियल, रो क्या है? लेंथ और एरिया। लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एरिया के इनवर्सली। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, एक्स्ट्रा बताए थे, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो आपको इस फॉर्मूला में नहीं दिखेगा, फॉर्मूला में आपको 3 ही चीज दिखेगा, रो मतलब मटेरियल, लेंथ और एरिया। लेकिन आपको टेम्परेचर खुद समझना होगा, क्योंकि हर मटेरियल की प्रॉपर्टी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो एक टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और एक आपका डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे। इतना ही था ना। एक और चीज लिख लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी। आज भी छोटा छोटा टॉपिक ही करेंगे, आपके करंट में कुछ खास टेंशन देने वाला चीज नहीं है। बेसिक चीज है, आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। लिखिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टिविटी। सुनिए, तो रेसिस्टिविटी का मतलब क्या? ये ना, ये किस पर डिपेंड करता था? ये किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पे सिर्फ। इसको लेंथ और एरिया से कोई मतलब? बच्चा यहां बहुत मिस्टेक करता है। मैं सिखाता हूं सबको कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है रो L बाई ए, तो लेंथ, एरिया और मटेरियल पे, तो उसको रेसिस्टिविटी में भी दिमाग में वही चलते रहता है। तो ध्यान रखेंगे सब। रेसिस्टिविटी का मतलब है मटेरियल। रेसिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे? और मैंने अभी कहा था मटेरियल किसके अकॉर्डिंग चेंज करता है, इसलिए 2 चीज पे डिपेंड करेगा ये, बाकी किसी पे नहीं। लेंथ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको? रेसिस्टिविटी को। इसको फर्क पड़ेगा सिर्फ मटेरियल से। मटेरियल कंडक्टर है तो रेसिस्टिविटी कम, अगर नॉन कंडक्टर है रेसिस्टिविटी ज्यादा, और सेमी कंडक्टर है तो उसका कंडक्टर से ज्यादा होगा लेकिन नॉन कंडक्टर से कम होगा। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। और आप जानते हो ना, किसी भी मटेरियल को आप गर्म करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी बदलने लगता है, बॉन्ड टूटते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए अगला क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। मटेरियल जहां भी आ जाए तो आप समझो 99.9% चीज में वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर ही जाता है। इवन 100% भी आप कह सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, और दूसरे नंबर में लिख लीजिएगा इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी में लिख लीजिए पहला, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, और दूसरा क्या? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एक मटेरियल पे, एक टेम्परेचर पे। कौन? रेसिस्टिविटी। लेकिन रेसिस्टेंस कहेगा, देखो फॉर्मूला को सोचा करो, लेकिन रेसिस्टेंस कहेगा तो फॉर्मूला में क्या है? रो L बाई, तो ये लेंथ पर भी, एरिया पर भी, मटेरियल पर भी, और मटेरियल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर भी। इसलिए यहां पे 3-4 चीज आ गया। रेसिस्टिविटी ओनली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो इसलिए ये मटेरियल एंड टेम्परेचर 2 चीज आएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा क्या पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 2 नंबर में पूछ देता है, तो ये 2 ही चीज पे डिपेंड ही करता है। चलिए नेक्स्ट, बस हो गया, इसकी कहानी खत्म।
एक छोटा सा प्रूफ है, मैं उसको कर देता हूं ओम्स लॉ का। एक और बात, ओम्स लॉ का प्रूफ सबको करके जाने की जरूरत नहीं है, जो इंटेलिजेंट है वो सिर्फ करके जाएगा, बाकी सब लिख लो, सिर्फ लिखे तो मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 साल में 1 साल पूछने वाला क्वेश्चन है। मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं वो सारा करवा दूंगा जो कभी भी पूछा गया हो। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो करेंगे, बाकी छोड़ सकते हो। इस बार के लिए मेरे से पूछोगे, मैं कहूंगा छोड़ दो। लिखिए, लिखिए तो लिख लीजिए प्रूफ ऑफ या डेरिवेशन ऑफ, जो मर्जी लिख लीजिए, ओम्स लॉ। इसको जरा प्रूफ कर लेते हैं, है बहुत इजी। अरे आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रूफ किए थे ना, वीडी बराबर आई बाय, वैसा ही है, शायद उससे भी आसान। थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिए। लेट अस कंसीडर, लिख लो फटाफट, इसको खत्म कर देते हैं। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग वायर, let us consider a conducting wire of length L, ध्यान से सुनो और याद रखने का प्रयास कीजिए। Let us consider a conducting wire of length L and cross sectional area A, and cross sectional area A, cross sectional area A and electron density, and electron density कितना माने थे, याद है, स्मॉल n। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या लिख लीजिए, स्मॉल n। फिर लाइन चेंज करके लिखिए, फुल स्टॉप दीजिए और लाइन चेंज करके लिखिए। लेट अस कंसीडर, लाइन चेंज करके, लेट अस कंसीडर अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपने बैटरी लगाया उसका वोल्टेज क्या है, V, तो वही लिख रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ पोटेंशियल डिफरेंस V, let us consider a potential difference V is applied across the conductor, so that current I flows through the wire, current I flows through the wire। फिगर बना के दिखा दीजिए। यह आपका कंडक्टिंग वायर है, मैंने इलेक्ट्रॉन के जगह पे क्या मान लिया है, पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन किधर चलेगा, आगे की तरफ, ऐसे बना के दिखा दीजिए। एक वायर का लेंथ L, बैटरी है V, करंट है I, और इसका एरिया कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं इसको, उसका वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, A, ऐसे दिखा दीजिए बस। एक कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ L है, करंट I है, V वोल्ट के बैटरी से आपने इसको जोड़ दिया है। बहुत इजी है प्रूफ, सच पूछो तो प्रूफ है 2 ही लाइन का। लैंग्वेज आप चाहे जितना लिख लो, और मैं ये मान के चलता हूं कि लैंग्वेज आप खुद लिख लोगे, नहीं लिख लोगे। कोई भी बच्चा लैंग्वेज याद नहीं करेगा, लैंग्वेज आपको खुद से ही लिखना है। लैंग्वेज रट के जाने का कोई फायदा नहीं है। अब 2-4 लेट अस कंसीडर, जो तुम्हें दिखेगा, यार फिगर थोड़ी याद करते हैं, कैसे दिमाग में रखते हैं पता है। एक वायर का लेंथ L है, एरिया A है, करंट I है, वोल्टेज भी है, तो ये फिगर दिमाग में रखो और उसी को इंग्लिश में लिख दो, लैंग्वेज कंप्लीट। चलिए, अच्छा मुझे बताओ, आप लोग एक चीज बताए थे ना, करंट जिधर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E? मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, उसका कारण सुनो, ध्यान से सुनना। पहले तो मुझे ये बताओ, इस इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना, Vd इक्वल टू, आपने याद किया हुआ पहले से, I अपॉन, लिखे तो नीचे लिखेगा, फिगर बना के नीचे लाइन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, जो कि आप पहले से जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, और ये लिख दीजिए Vd बराबर I बाई NaE, Vd बराबर I बाई NaE, और इसको लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन यहां बनाना होता है और दोनों को इक्वल करना होता है। लिख दिए। अगला स्टेप लिखिए। अगला आपको लिखना है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor, force on electron in electric field inside the conductor। बताइए फोर्स का फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, याद है सबको? F बराबर Q इंटू, तो बोलिए यहां पर हमारा Q मतलब चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? कैपिटल E। तो फोर्स क्या बन गया? स्मॉल e इंटू कैपिटल E। चलेगा? लिख लीजिए। आप खुद से सोचो ना, क्यों इलेक्ट्रॉन चलता है वायर के अंदर? क्योंकि उस पर फोर्स लगता है। आपका जो करंट फ्लो करता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन चलने का कारण क्या है? ये जानते हो ना, करंट में इलेक्ट्रॉन चलता है। थोड़ा समझो आप, कोई वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो आप बताओ बिना एनर्जी का, बिना फोर्स का कोई चलेगा? नहीं। एनर्जी कौन देता है? बैटरी। और वही एनर्जी क्या बनता है फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करके वो डेवलप करता है फोर्स, और वही फोर्स लगाता है तो आपका इलेक्ट्रॉन चलता है। कितना फोर्स? F बराबर Q इंटू E। Q के जगह पे आ गया E और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कैपिटल E। नीचे लिखिए, उसी के नीचे जस्ट एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने फोर्स निकाल लिया तो आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप मुझे बताओ, क्या आप सभी को पता है F इक्वल टू होता है M इंटू ए? अरे F इक्वल टू, और मुझे ये बताइए क्या ये F का वैल्यू आपने निकाला था E इंटू कैपिटल E? बोलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। F बराबर M होता है और वो स्मॉल e इंटू कैपिटल E के बराबर है। बोलिए तो एक्सेलरेशन E बाई M, ये आपको निकाल लेना है। हो गया। तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमें पता है E, फोर्स कितना? Q इंटू E, और एक्सेलरेशन कितना? तो हमने फोर्स को लिख दिया M इंटू ए, वहां से A निकल गया। चलेगा? नीचे लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से एक बार तो ड्रिफ्ट निकला था ना, दो बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना होता है और बाद में दोनों को इक्वल करना होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस लास्ट स्टेप, बस खत्म। इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला। v बराबर u प्लस at। ध्यान सुना, v बराबर u प्लस। अब जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना लिया? 0। कैसे? सुनो, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन पहले रुका हुआ था, चलना शुरू किया, स्टार्टिंग का वेलोसिटी 0 और वो चला। फिर कितना चलने के बाद वो दोबारा रुकेगा? जब उसका एक बार कॉलिजन होगा। रिलैक्सेशन टाइम याद है? इलेक्ट्रॉन चलता है, कोलाइड करके फिर अपने स्पीड को 0 करता है या कम कर लेता है, फिर चलता है, फिर स्पीड को कम करता है। हर थोड़े थोड़े टाइम पे वो टकराता है ना, और टकराता है तो क्या होती है? उसकी स्पीड कम हो जाती है। जितना वो एक्सेलरेट करता है वो एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है जब वो एक बार टकराता है, फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर टकराने के बाद रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि लगातार एक ही स्पीड से चलता रहेगा। पढ़े थे ना रिलैक्सेशन टाइम, मैंने कहा था एक वायर में करोड़ों संख्या में इलेक्ट्रॉन है। अब इतने संख्या में इलेक्ट्रॉन है, जब सब एक साथ चलेगा तो इतना ज्यादा भीड़ भाड़ है, ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन का भीड़ है, सारा इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, टकराना तो निश्चित है उसका। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आपका चलना शुरू किया, एक बार रुका हुआ था, चलना शुरू किया, कुछ देर चला, फिर टकराया वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर उसकी स्पीड घट गई, फिर से उसका स्पीड 0 होगा, फिर इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेट करेगा। जितना एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट करता है, हर बार अपने स्पीड को घटा लेता है टकराने पर, और वो टकराने का टाइम क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। वही चीज यहां पे लिखना है। जब वो रुका हुआ था तो उसकी इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला था E बाई क्या? M, और कितना देर वो चल के दोबारा रुक जाएगा? एक रिलैक्सेशन टाइम।
तो एक रिलैक्सेशन टाइम को क्या लिखते हैं, टाउ। देखिए आपका एक फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और आया, वीटी बराबर ई टाउ बाई क्या, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर कर दीजिए, ओम्स लॉ प्रूफ लिख लीजिए। और फिर आपको नीचे लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को बराबर कीजिए, ओम्स लॉ यहीं से बन जाता है। पहले इसको आप लिख लो, ये है आपका ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, आई अपॉन एन ए ई। हमको प्रूफ क्या करना है वैसे, ओम्स लॉ में क्या प्रूफ करना पड़ता है, V बराबर आई आर, यही ना। तो हमको इसमें V बनाना है, देखते हैं कैसे बनेगा। पहले आप पूरा लिखो, ये इक्वेशन तो समझ में आ गया ना, बचपन में पढ़े होंगे, V बराबर U प्लस AT। आपका इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, चलना स्टार्ट किया, जब वो चला तो एक रिलैक्सेशन टाइम तक चला, उतना ही तो चलता है, इसके बाद तो फिर टकरा के रुक जाता है या स्पीड कम हो जाती है, लेकिन लगभग वो स्पीड कम होकर 0 के बराबर ही हो जाता है। तो आपको एक्सीलरेशन पता ही था, टाइम को हमने रिलैक्सेशन टाइम रखा, ये निकल गया। पहला इक्वेशन हमारा ये था, दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों को हमने बराबर कर दिया, चलेगा। सभी बच्चे खुद से यहां से ई निकाल लीजिए, ई निकालिए, आई, अरे सुनो एक टेक्निक सुन लो, हमको प्रूफ क्या करना है, V बराबर आई आर ना, तो आई और आर चाहिए, आई को एक साथ रखो, बाकी सबको एक ब्रैकेट में लिख दो। देखो तो क्या क्या बनेगा, इधर आ जाएगा m, इधर कौन आ गया एन ए ई, साथ में और नीचे कौन आएगा, एक और ई आएगा ना, ई स्क्वायर, और कौन आ गया टाउ, इतना लिखे, बस हो गया, प्रूफ के बहुत करीब हो आप। इसको मुझे V बनाना है, ये I बन चुका है, और इसको मुझे R बनाना है, इतना ही टारगेट है। ये हो गया तो प्रूफ हो जाएगा V इक्वल टू आई इंटू R। देखिए अब वो अगला स्टेप भी आप लोग को याद है क्या, एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का आपको फॉर्मूला बताए थे, dV इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा, कुछ याद है। यहां से अगर dV को मैं V लिखूं तो V बराबर होता है E इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब यहां पे वायर में डिस्टेंस कितना लिए थे, V बराबर ई डी कॉस थीटा, याद आया, अभी भी करवाया हूं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V बराबर ई डी, शॉर्ट फॉर्म याद करोगे उसका, तो V बराबर ई डी, तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी, तो बोलिए यहां से E का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई, उसको यहां रख दीजिए। क्यों रखे सर, इसको नहीं रखते तो क्या होता, अरे मुझे प्रूफ में लाना था एक तरफ V और एक तरफ आई आर, यही ना, I तो आ चुका था, लेकिन इधर V भी तो लाना पड़ेगा। V लाने के लिए मैंने क्या किया, E के जगह पे क्या लिखा, V बाई, आपका अगला स्टेप, E के जगह V बाई L, बाकी जो है लिख दीजिए M N A E स्क्वायर टाउ, और लास्ट स्टेप V बराबर I, L इधर चला गया, ML N A E स्क्वायर इंटू टाउ। सुनिएगा ध्यान से, अब ये हो गया V, ये हो गया I, और जो बचा वही क्या होगा, प्रूफ। टफ है क्या, आपको पुराना फॉर्मूला सब याद है तो टफ नहीं है। एक ये फॉर्मूला शायद किसी किसी को टफ लग रहा हो, वो उसको टफ लगेगा जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है, मैंने करवाया था, याद है ऐसा कुछ पढ़ाया था, dV इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं तो dV इक्वल टू ई डी आर कर दिए, कॉस थीटा को भी 1 ले लिए, तो आपका E क्या हो गया, dV, dV का मतलब वोल्टेज, और dr, dr का मतलब उसका लेंथ, तो V बाई L तो बन गया। जाके देखना कॉपी में करवाए पिछले चैप्टर में। E के जगह आपको लिखना है V बाई L, E को हमें V बनाना है क्योंकि हमें प्रूफ करना है V इक्वल टू आई आर, हो गया प्रूफ। बताइए तो मुझे R के जगह पे कौन आया, क्या R के जगह पे ये पूरा आया, आपका R है ML अपॉन NaE स्क्वायर इंटू, यही आपका R बन गया, देख लो आपके सामने है। और इसी रेसिस्टेंस को आप कहते हो रो एल बाई, इसी को रो एल बाई ये शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यही वास्तव में R है, R की वास्तविकता ये है, लेकिन इतना बड़ा याद रखना संभव, इसीलिए इसको शॉर्ट बनाया गया
और उसमें इस्तेमाल किया गया रो एल बाई ए। वो कैसे बनाया वो भी सिखा दूंगा, पहले ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v बराबर u प्लस, u को मैंने 0 रखा, एक्सीलरेशन हम निकाले थे, उस एक्सीलरेशन को रखे और टाउ को रखे रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि कितना चलेगा वो कॉलिजन से पहले, तो इतना ही टाइम तक तो चलेगा रिलैक्सेशन टाइम। फिर ये हमारा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन के आ गया। पहला हमें पता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बाई एन ए, और दूसरा हमारा ये निकला, दोनों को इक्वल किए। E को हमें V बनाना था, क्योंकि हमें वोल्टेज को प्रूफ करना है, V इक्वल टू आई आर। E को जब हमने V बनाया तो ये रखा और आपका ये निकल के आ गया। और आप जो याद किए थे ना R बराबर रो एल बाई ए, यही है वो। सर ये तो रो एल बाई ए लग नहीं रहा है, अभी दिखाता हूं ये रो एल बाई ए क्यों इसको कहा गया, लेकिन यही रो एल बाई ए है। सुनना, ये लिख लिए सब लोग, सुनिए, ये भी आपको टेक्निक बता देता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मेरा काम खत्म हो गया, जस्ट फॉर नॉलेज। देखिए तो R क्या था, ML NAE स्क्वायर टाउ, यही था। ओए सब लोग ध्यान से देखो तो, आपको बताता हूं कैसे रो एल बाई ए बनता है। आप मुझे बताओ तो इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जिसको बाहर से मेजर कर सकते हैं, और कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो बाहर से मेजर नहीं होगा। बताओ, क्या लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं बाहर से, एक कंडक्टिंग वायर का लेंथ? यस। तो जो बाहर से कर लेते हैं मानते हैं कि वो एक्सटर्नल है, जिसको हम बदल भी सकते हैं, और इंटरनल को हम चेंज, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब सुनो, लेंथ, एक वायर के लेंथ को बढ़ाना घटाना बहुत आसान है, स्ट्रेच करके भी बढ़ा सकते हैं और जोड़ के भी बढ़ा सकते हैं। तो लेंथ तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। अच्छा, इंटरनल में देखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। बताइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप चेंज कर सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन का मास जितना है उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं? सदियों से वो उतना ही है, उसको चेंज। वायर तो आप जितना मीटर का चाहोगे ले सकते हो, उससे कम ले सकते हो, लेकिन मास चेंज, ये बाहरी फैक्टर एक्सटर्नल, और मास क्या है, इंटरनल। इंटरनल को अलग लिखूंगा और एक्सटर्नल को, आ जाइए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या है 1 मीटर क्यूब में एक वायर के अंदर। तो बताओ, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है? नहीं। एल्युमिनियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ और होगा, और कॉपर के पास है ना ऐसा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैसा प्रॉपर्टी, इंटरनल, उसको इंटरनल की तरफ रखिए। ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ठीक है। आ जाओ अगला देखते हैं, एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं? अरे मोटा वायर लेना पतला वायर लेना, वो तो हमारे हाथ में है, तो एरिया भी हम चेंज, तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या हम चेंज कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटरनल। टाउ, इलेक्ट्रॉन के टकराने का टाइम, इंटरनल प्रॉपर्टी, वो तो मटेरियल के अंदर होती है, उसको हम थोड़ी चेंज करेंगे, तो ये भी इंटरनल। अब देखो क्या हुआ, ये सारा चीज क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी। और जो भी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, मटेरियल की। तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी बन गई, इस पूरे को इकट्ठा क्या कह दिया हमने, और आपका जान बच गया इतना रटने से। ये पूरा बन गया रो, और इसके बाद बचा क्या, खत्म। लेकिन कोई अगर आपसे पूछते कि बताइए ये रो क्या है ना, तो अब आप उसको ये भी बता सकते हो कि रो है m/ne स्क्वायर इंटू, और ये सारा प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको हम बाहर से चेंज, मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है। फंडा आप ये समझ लो। तो ये आपका इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसलिए सारे इंटरनल प्रॉपर्टी को इकट्ठा एक सिंबल दे दिया गया और उसका नाम रखा गया रेसिस्टिविटी। समझे? तो ऐसा था। बाकी सारे फैक्टर जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। मास है, एक फिक्स वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, रिलैक्सेशन टाइम मटेरियल के अंदर है, उसको हम बाहर से थोड़ी देखते हैं, बाहर से कोई ऑपरेट नहीं कर सकता है, न पता चलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं लेंथ और एरिया। वायर को स्ट्रेच करेंगे, आप जानते हो वायर को अगर खींच के स्ट्रेच किया जाए तो लेंथ बढ़ जाएगा और एरिया घट जाएगा, तो वो सब चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी कि स्ट्रेच कर दिए, इलेक्ट्रॉन का जो कितना कॉलिजन का टाइम था वो भी हमने चेंज कर दिया और वो पता कर लिया, वो सब पता करना पॉसिबल। कुछ चीजें हैं जो बाहर से मेजरेबल है, और कुछ चीजें हैं जो बाहर से मेजरेबल है वो है लेंथ और एरिया, तो इसको एक्सटर्नल फैक्टर में रखें, बाकी सब हो गया क्या, इंटरनल। और इतने को बचा के लिख दिया गया था रो, और यहीं से फॉर्मूला बन गया R इक्वल टू रो एल बाई ए। और रो आपके सामने ये रहा, m/ne स्क्वायर टाउ। जितनी इंटरनल प्रॉपर्टी थी या जिसको हम चेंज नहीं कर सकते थे आसानी से या बाहर से, है ना,
या बाहर से हम जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं उस सबको इंटरनल प्रॉपर्टी में रख लिए, और जो बाहर से मेजरेबल है उसको एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में रख लिए। ये सब बाहर से मेजरेबल है, लेंथ आप बाहर से मेजर कर सकते हैं, एरिया बाहर से मेजर कर सकते हैं, आप कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं नॉर्मली मटेरियल को देख के, उसका कॉलिजन करने का टाइम नहीं कर पाओगे आप मेजरमेंट, लेकिन लेंथ मेजर करना है वो तो आप सिंपल स्केल से कर सकते हो। तो ऐसे करके दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज बन गई, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन आ गया, रेसिस्टिविटी, और LA से मल्टीप्लाई कर दिए तो बन गया उसका रेसिस्टेंस। यही फंडा है इसका, नहीं आसान। चलिए बस, तो ये था रेसिस्टेंस का। एक चीज छोड़ो, आपको बाद एक लिख लो ना, छोटा सा 2 मिनट का लिखे तो, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग द वायर, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग द वायर ऑन रेसिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग द वायर ऑन रेसिस्टेंस। जो एवरेज बच्चा है उसको ओम्स लॉ को प्रूफ करके जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तक जितना मैंने पढ़ाया है उसमें आप क्या रिवाइज करके जाओगे, रेसिस्टेंस में फ्रस्टम और स्फेयर का रेसिस्टेंस निकालना सिखाया था क्वेश्चन, जो वो कर लीजिएगा, फ्रस्टम का पक्का पूछेगा, और करंट डेंसिटी का डेफिनेशन, और फॉर्मूला 2-4 याद रखोगे, जैसे R = ρ/A, उस पर ऑब्जेक्टिव या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये 4-5 चीज आपको करके जाना है, उसके अलावा और कुछ खास काम का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये सब। ओम्स लॉ आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट। चलिए एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाता हूं, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग द वायर ऑन रेसिस्टेंस। सुनो तो, ओए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट का, ध्यान से सुनो सिर्फ। हम लोग क्या पढ़े हैं, R = ρ/L/। सुनना, एक चीज ध्यान से तुम सब जवाब देना ताकि तुरंत मैं आंसर निकाल सकूं। स्ट्रेच करना समझते हो आप, खींचना किसी को, ठीक है। मान लीजिए एक वायर था इतना बड़ा, देखो ध्यान से, इतना बड़ा कोई वायर है, ठीक है, और आपने क्या किया, इसी वायर को, इसमें कुछ जोड़ा नहीं, उसी वायर को स्ट्रेच करके यानी खींच के इतना बड़ा कर दिया। तो मुझे ये बताओ, इन तीनों चीज में से कौन कौन सा चीज है जो बदल जाएगा स्ट्रेच करने पर? क्या मटेरियल बदलेगा? एल्युमिनियम को स्ट्रेच किया और सोना बन गया, ऐसा होगा? करा है तब तो यही काम करते, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तब भी पढ़ती। पूछो क्यों? क्योंकि सब वो काम करता तो फिर उसका कोई वैल्यू, वो मतलब पढ़ाई से बचने का कोई दूसरा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है कि अगल बगल वाला इंटेलिजेंट कोई मिले तो भगवान के दया से पास वास। चलो देखो यहां पे, तो किसी को स्ट्रेच करने से मटेरियल पे कोई फर्क, अच्छा लेंथ पे पड़ेगा, लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरिया पर, अरे जब आप किसी चीज को खींचोगे तो जब लेंथ बढ़ेगा तो उसी में से मटेरियल यूज होगा ना, तो एरिया कम जाएगा। बोलो कितने वेरिएबल, वेरिएबल समझते हो जो बदलता है, इन तीनों में से कौन कौन चीज बदल रहा है? एक लेंथ और एक, याद रखना किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल अगर जितना कम हो सॉल्यूशन उतना इजीली होता है। यहां 2-2 वेरिएबल हो गया तो इसको डील करना बहुत मुश्किल होगा, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि इन दो में से कितना वेरिएबल बचे, सिर्फ एक। तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले लिखेगा केस 1, इसको 2 केस में पढ़ाऊंगा, और यही याद रखिएगा, इस पे फटाफट कल मैं आते ही क्वेश्चन कराऊंगा, जस्ट फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला याद करके जाना, बहुत सारा बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव के लिए करा रहा हूं। लिखिए केस 1, इफ लेंथ इज गिवन, इफ लेंथ इज गिवन, क्वेश्चन में लेंथ का चर्चा हो तो जो मैं फॉर्मूला केस 1 में बताऊंगा वो लगाना, और अगर क्वेश्चन में एरिया का चर्चा हो तो जो मैं कहूंगा वो लगाना, 2 अलग अलग, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा लेंथ डबल कर दिया, किसका बात किया, लेंथ का, तो उसके हिसाब से लगाना। सुनना, अब देखो क्या करेंगे, R = क्या होता है, ρ/L/। सब ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, टेक्निक सुनना। मैंने इधर भी L से मल्टीप्लाई किया और इधर भी L से मल्टीप्लाई किया, सर इससे फायदा देखो, ρL², एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम। याद रखना स्ट्रेच कर देने पर वॉल्यूम चेंज। अब बोलिए इसमें कितना चीज चेंज हो रहा है, एक चीज। क्या मटेरियल बदलेगा, नहीं। क्या वॉल्यूम बदलेगा, नहीं। क्या बदलेगा, सिर्फ, इसका मतलब मेरा आंसर, अगर लेंथ दिया जाए तो R इज प्रोपोर्शनल टू, रट के जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा,
वायर को स्ट्रेच किया और लेंथ गिवन है तो रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू। बच्चा गलती क्या करता है वो सुना। बच्चा से पूछता है कि बताइए एक वायर को स्ट्रेच करने पर आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो बच्चा क्या मार के आता है पता है? आर प्रोपोर्शनल टू एल। पूछता है कैसे? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। नहीं, स्ट्रेचिंग शब्द का जब प्रयोग हो ना तो लेंथ के लिए आंसर होगा आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। क्योंकि दो वेरिएबल मुझे नहीं चाहिए, उसी को एक वेरिएबल बनाने के लिए मैंने एरिया को एल से मल्टीप्लाई किया, ये वॉल्यूम बन गया। स्ट्रेच आप कर दोगे तो वॉल्यूम भी चेंज, लेंथ बढ़ता है, एरिया घटता है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज। तो अब ये दोनों चीज कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल मुझे चाहिए था और वो सिर्फ बचा एल। तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या? दैट्स इट। और केस 2 लिख लीजिए। आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद करना है, वायर स्ट्रेच किया जाए रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। वायर स्ट्रेच हो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। इतना दिमाग बैठाओ। ये समझाने के लिए आपको नहीं इतना एक्सप्लेन करना है कि कैसे हुआ क्या हुआ, ये नहीं पूछेगा कोई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और केस 2 में लिखिए इफ एरिया इज गिवन, अगर एरिया के हिसाब से ऑप्शन हो, इफ एरिया इज गिवन, सेम फंडा लगाएंगे, बस जो आपने लेंथ के साथ किया था एरिया के साथ करेंगे। इफ एरिया इज गिवन, देखिए केस 2 में लिखेगा इफ एरिया इज गिवन, बस हो गया। देखो आर इक्वल टू क्या है? रो एल बाई, फिर से दो वेरिएबल हो गया, एल भी और ए भी। तो यहां मल्टीप्लाई करो ए से और यहां भी मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बन गया, रो ए इंटू एल, दोनों कांस्टेंट, बचा कौन सिर्फ। इसका मतलब एरिया का बात किया जाए तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। स्ट्रेच करे तो लेंथ, स्ट्रेच करे तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, और स्ट्रेच करे तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, बोलेगा एक वायर को स्ट्रेच किए, कौन सा ऑप्शन सही है, और दे देगा आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल टू ए, आर प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। नहीं समझ जाओगे? ऐसे बोलेगा दूसरा ऑप्शन आर प्रोपोर्शनल, ये अलग क्वेश्चन था, इसका अलग बोल रहा हूं, आर प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल टू ए, आर प्रोपोर्शनल टू 1/L स्क्वायर। नहीं पहचान लोगे? स्ट्रेच करे एरिया के साथ अगर आंसर पूछ रहा हो तो 1/A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और अगर लेंथ के साथ पूछ रहा हो तो एल। क्यों हमने ऐसा किया समझ में आया? क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें वेरिएबल कितना बनाना था? एक। और किसी चीज को स्ट्रेच करने से वॉल्यूम चेंज, उसका वॉल्यूम, उसका मास, उसका डेंसिटी, ये सब चेंज नहीं करता है, ये याद रखिएगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं भी, वायर को स्ट्रेच किया, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। वायर को स्ट्रेच किया, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। चलेगा? याद रखिएगा बस। इस पे कल आपको क्वेश्चन करा देंगे एक आध, है ना। और बाकी ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था।